गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। चलिए आइए आज हम लोग अपनी नेक्स्ट पोएम पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पतंग और इनके राइटर हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा जी ने पतंग कविता की रचना किया है। तो आइए देखते हैं पतंग के माध्यम से इन्होंने क्या बताया है। क्या सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ। यहाँ प्रकृति का वर्णन है और प्राकृतिक चलचित्र के माध्यम से इस कविता की रचना किया है इन्होंने। देखिए क्या बताया है कि सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ। बौछारें गईं, आषाढ़ के महीने में बारिश होती है, आषाढ़ सावन, और जब भादो का महीना आता है तो बादल धीरे धीरे छटने लगते हैं, बारिश का मौसम ख़त्म होने लगता है और सुहाना सा मौसम आ जाता है, ऑटम सीजन आने लगता है। तो उस समय का वर्णन इस पतंग कविता के माध्यम से किया है आलोक धनवा जी ने कि जब बारिश का महीना जाता है और बारिश के मौसम के बाद बादल साफ हो जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है, तब का वर्णन है यहाँ पर। क्या सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो भी चला गया, कुंवार का महीना आ गया, ठीक है, और सवेरा हो गया यानी कि बारिश खत्म हो गई। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा कैसा हुआ है? जिस प्रकार खरगोश की लाल कलर की आंखें होती हैं, सवेरा जब सूर्य का आगमन होता है तो लाल लाल लालिमा पूरे आसमान में छा जाती है कुछ समय के लिए, जब सवेरे सूर्य का प्रस्फुटन होता है, ठीक है। शरद आया, फूलों को पार करते हुए शरद ऋतु आ जाती है, धीरे धीरे ठंड का आगमन होता है, फूलों को पार करता हुआ ऐसा लगता है जैसे पहाड़ जैसे बादलों में बन जाते हैं आकाश में, और उनको पार करते हुए शरद मौसम, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो उस समय क्या होता है? परिवर्तन। बादल जब छाए रहते हैं, बारिश का मौसम होता है, घरों से बाहर लोग बहुत जुझ कार्य के लिए ही निकलते हैं, लेकिन जैसे ही, और बच्चे भी अंदर ही अंदर इंडोर गेम्स में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम जाता है, शरद ऋतु आती है, वैसे ही शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए बच्चे अपनी अपनी चमकीली नई नई साइकिलें निकाल लेते हैं, सड़कों पर खेलने कूदने के लिए उतर पड़ते हैं। घंटी बजाते हुए जोर जोर से अपनी घंटियां बजाते हैं साइकिलों की, जोर जोर से मानो वो एक दूसरे को इशारा करें, बुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि घंटियों की आवाज़ सुन करके सभी बच्चे अपनी अपनी साइकिलें निकाल कर सड़क पर आ जाएंगे। तो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और मानो बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं उनको भी बुलाते हुए, इशारे करते हुए वो बुलाते हैं, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, और आकाश इतना मुलायम हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से आसमान साफ होता है, पतंग उड़ाने वाला मौसम, पतंगबाजी का मौसम आ जाता है। तो पतंग उड़ाने के लिए सभी बच्चे झुंड के झुंड एकत्र होते हैं, कुछ साइकिल चलाते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, कुल मिला करके बच्चे खेल खेल में मस्ती करने लगते हैं कि पतंग ऊपर उड़ सके, और आसमान जब साफ होता है तो पतंग ऊपर अधिक से अधिक ऊंचाई पर उड़ती हुई चली जाती है। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके। देखिए सबसे हल्की यानी कि जो उसका पतंगी वाला कागज़ इस्तेमाल किया जाता है पतंग में, बहुत हल्का होता है, और बांस की कमानियों के द्वारा पतंग बनाई जाती है। बांस की पतली पतली फंटियों में उस पन्नी वाले कागज़ को पतंग का आकार देते हुए बनाया जाता है, बहुत हल्की होती है, और दुनिया की सबसे हल्की चीज़ इसीलिए कहा गया कि वो उड़ सके, ठीक है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, वो कागज़ भी कागज़ों में सबसे पतला होता है पतंगी का कागज़। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस की पतली पतली बहुत हल्की ही कमानियाँ होती है, बांस जब सूख जाता है बहुत हल्का होता है, लकड़ियों में सबसे हल्का बांस होता है, ठीक है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया।
बच्चों की किलकारियाँ, सीटियाँ बजने लगती हैं, किलकारियाँ बजने लगती हैं और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ऐसे लगता है कि चारों तरफ बच्चे न हों, तितलियाँ उड़ रही हों, बच्चे ही बच्चे चारों तरफ दिखाई देने लगते हैं रोड पर। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों का शरीर बहुत हल्का छरहरा होता है और वो गिरने का डर नहीं मनाते, वो दिन भर दौड़ते रहते हैं। उनका छरहरा हल्का लचीला बदन होता है, फ्लेक्सिबल उनकी बॉडी होती है, तो वो खूब खेलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं अपने मित्रों के साथ में। तो दुनिया जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास कपास रुई रुई बनती है, कॉटन बनता है कपास के पेड़ से। तो जो रुई होती है वो बहुत हल्की होती है और बच्चों की तुलना उस रुई से की गई है। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, कपास से रुई निकलती है और उन बच्चों की तुलना, बच्चों के शरीर की तुलना रुई से की जा रही है। यहाँ पर पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वो इतना तेज दौड़ते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं जैसे मानो वो नहीं घूम रहे हैं, उनके पैरों के नीचे पृथ्वी घूम रही है। वो ऐसा अपने आप में ऐसा माहौल बना लेते हैं बच्चे। जब ये दौड़ते हैं बेशुद्ध, उन्हें याद नहीं रहता मेरे पैर, मेरे कदम कहाँ पड़ रहे हैं। उन्हें दिखाई देता है क्या? अपना गेम, सिर्फ अपना गेम दिखाई देता है। छतों को भी नरम बनाते हुए छतों पर बच्चे पतंग उड़ाने के लिए चढ़ जाते हैं। छतों को, छत जो कठोर फर्श होती है उनके पैरों के नीचे पड़ते ही नरम हो जाती है, वो भी क्योंकि उनके पैर इतने मुलायम मुलायम होते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और जब वो छत पर पतंग उड़ाते हैं दौड़ दौड़ के, तो ऐसे लगता है कि जैसे छत जो है, जब उनके कदम पड़ते हैं जैसे कोई मृदंग, ढोल नगाड़े बज रहे हो। मृदंग मीन्स ढोल नगाड़े होता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ढोल नगाड़े बजा रहा हो, मृदंग बड़ा बजा रहा हो, क्योंकि उन छतों पर उन बच्चों के कदम ताल पड़ रहे हैं। वो वहाँ दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ करके अपने खेल का एंजॉय कर रहे हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग में अक्षर, और ऐसा लगता है कि जैसे डालियों पर चढ़ रहे हो और लचीली डालियां जो हैं वो नीचे की तरफ झुक जा रही हो। ऐसे लग रहा है वो छत पर वो पतंग उड़ा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, खतरनाक, उन्हें गिरने का डर नहीं रहता है। छतों के खतरनाक किनारों तक भी वो पतंग उड़ाने के लिए, उस समय गिरने से उन्हें बचाता है कौन? उस समय वो गिर सकते हैं, उनके पैर नीचे आ सकते हैं, वो छत से नीचे आ सकते हैं। जब पतंग उड़ाने में उनका ध्यान पूरा पतंग की तरफ होता है, उन्हें ये याद नहीं रहता है कि मेरे पैर कहाँ जा रहे हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें कौन? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनका शरीर इतना लचीला, इतना छरहरा, इतना हल्का होता है कि वो अपने शरीर के बल पर ही अपने बैलेंस में रखते हैं अपनी बॉडी को, और वो स्वयं बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंग की ऊंचाइयाँ एक धागे के सहारे ऊंचाई पर उठती हुई चली जाती हैं। पतंगों के साथ साथ वो बच्चे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, उन धागों के सहारे बच्चे भी उनके साथ उड़ते रहते हैं। यानी उनके जो विचार हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं वो भी उड़ती रहती हैं। तो इस तरह से वो पतंग उड़ाने में पूरी तरह मदमस्त हो जाते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के किनारे, खतरनाक किनारों तक, अगर वो कभी छतों के खतरनाक किनारों तक गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं, तब वो फिर भी बच जाते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती है, और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। और जब बच जाते हैं और भी उनका डर खत्म हो जाता है, निडर हो जाते हैं पूरी तरह से। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, वो और निडर हो जाते हैं। तब तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास निडर होती हुई घूमती हुई आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे बिल्कुल बेसुध होकर के पतंग उड़ाने में, पतंगबाजी का माहौल पूरी तरह से पृथ्वी पर आ जाता है, और वो अपनी छतों पर खड़े हो करके, सभी बच्चे अपनी अपनी छतों पर खड़े हो करके पतंग उड़ाते हैं। उनका शरीर इतना लचीला, इतना हल्का, रुई के समान होता है कि वो कहीं भी गिरते हैं उनको चोट नहीं लगती। वहीं भारी शरीर अगर कहीं गिरता है तो चोट लग जाती है। तो बच्चों की बॉडी जो होती है इतनी फ्लेक्सिबल होती है, और वो पतंगबाजी का एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अपनी अपनी छतों पर। इतनी तेज तेज भागते हैं कि नीचे से देखने वाले को ऐसा सुनने में प्रतीत होता है कि जैसे मृदंग बज रहे हों, ढोल नगाड़े बज रहे हों, धम धम की आवाज़ आती है जब कोई छत पर चलता है तो धमाके लगते हैं। बच्चे वहाँ पतंग उड़ा रहे होते हैं, वो उनके कदम ताल के धमाके होते हैं। तो इस प्रकार पतंग
कविता का वर्णन आलोक वर्मा जी ने किया है। समझ में आया? यानी कि मैं फिर से एक बार शार्ट में रिपीट करती हूँ। देखिए, यहाँ पर शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से भादों का महीना जाता है, यानी वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। वर्षा ऋतु जा चुकी है, शरद ऋतु आ चुकी है। और शरद ऋतु आने पर पहला जो सवेरा होता है वो पूरे आकाश को लालिमा से घेर लेता है। सूर्य का आगमन होता है। वर्षा ऋतु में प्रायः सूर्य कभी कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है, लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो पर डे सूर्य दिखाई देते हैं। सूर्यदेव के दर्शन होते हैं सुबह सुबह। जब सूर्यदेव आते हैं तो पूरा आकाश लालिमामय हो जाता है। तो उस समय से इस कविता की शुरुआत करते हैं कवि। उन्होंने कहा कि बच्चे ऐसे मौसम को देख करके अपने अपने घरों से निकलते हैं, क्योंकि बरसात में वो घरों के अंदर पैक हो जाते हैं, सड़कों पर कीचड़ हो जाता है, छतों पर बारिश होती रहती है। पतंग उड़ाएंगे तो पतंग गीली हो जाएगी और ऊपर तक उड़ नहीं पाएगी। तो मौसम जब सही हुआ, मौसम के अनुसार वो छतों पर जाते हैं। कुछ बच्चे साइकिलें बजाते हैं। और गतिमान चलचित्र का यहाँ पर बिंब का वर्णन हुआ। यहाँ देखिए बिंब आए हैं कि पतंग उड़ रही है, भी गतिमान है, ठीक है। तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और बच्चे कुछ बच्चे साइकिल चलाते हैं झुंडों में और घंटी बजाते हैं जोर जोर से अपने अपने दरवाजे पर आकर के, ताकि सभी मित्र सागण जो हैं वो निकल आए अपने अपने घरों से। और सबको बुला करके सभी झुंड के झुंड साइकिल चलाते हैं। कुछ बच्चे झुंड के झुंड पतंग उड़ाते हैं, पतंगबाजी करते हैं। पतंगबाजी करते समय सभी अपने अपने छतों में चढ़ जाते हैं, पतंग उड़ाने लगते हैं। एक धागे के सहारे पतंग ऊंचाई पर उड़ती हुई चली जाती है और वो भी उनके साथ अपने कल्पनात्मक विचारों में खो जाते हैं कि किसकी पतंग सबसे ऊपर जाती है। बस धुन तो ये रहती है, उनके कदम कहाँ पड़ रहे हैं इसकी याद उन्हें नहीं रहती है। तो उस समय उन्हें कौन बचाती है? वही पतंग बचाती है। जिस धागे से बैलेंस उन्होंने अपनी बॉडी का बना रखा है, जिस प्रकार पतंग नहीं नीचे गिरती वैसे उनका शरीर भी रोमांचित हो उठता है। पतंग जितना ऊपर जाती है उतने ही वो प्रसन्न होते हैं और पतंगबाजी करते हैं। और छतों पर धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आती है, धम धम की, उनके कदमों की, लेकिन वो गिरते नहीं। अगर कभी गिर भी गए और गिरकर बच भी गए तो और निडर हो जाते, उन्हें डर नहीं लगता है। तो ये पतंगबाजी का माहौल दिखाया गया इस कविता में। धन्यवाद बच्चों।